डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ने भारत में खाद्य सुरक्षा के कई पहलुओं पर चर्चा की थी। जैसे खाद्य सुरक्षा क्या है, ये क्यों जरूरी है और वो कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग फूड इनसिक्योर हैं। आज हम उसके कई अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलकुलेट करता है। इसने 4 कैटेगरी में इसे क्लासिफाई किया है, जिसके आधार पर देश का हंगर रेटिंग किया जाता है। 2016 में 118 देशों का रेटिंग किया गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कंपोनेंट में फर्स्ट इज अंडर नरिशमेंट, यानी जितनी मात्रा में पोषक तत्व मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। सेकेंड इज चाइल्ड वेस्टिंग, मीन्स 5 साल से छोटे बच्चों का जितना वेट उस एज में होना चाहिए वो नहीं। थर्ड इज चाइल्ड स्टंटिंग, ये भी 5 साल के छोटे बच्चों के लिए जितनी उस एज में हाइट होनी चाहिए उतनी नहीं है। लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी, जिसका अर्थ है 5 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु दर क्या है। 2015 तक there was only 3 categories, that is child undernourishment, child underweight and child mortality। 2016 में चाइल्ड अंडरवेट को 2 भाग में बाइफरकेट कर दिया गया था, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग। अब हम बात करते हैं जीएचआई रैंकिंग। 2015 में भारत का जीएचआई रैंक 97 था आउट ऑफ 118 देशों में। इसका मतलब है इन इंडिया हंगर इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न। जीएचआई में भारत से नीचे जो देश हैं वो देश काफी गरीब देश हैं, जैसे अफ्रीकी देश, नाइजर, चाद, इथोपिया, सिएरा लियोन और भारत के 2 पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इस रैंकिंग में भारत से ऊपर जो देश हैं भारत के पड़ोसी देशों में वो है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड चाइना। यहाँ हम इंडिया के स्कोर को अन्य देशों से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत का कितना हाई स्कोर है और हंगर के सेंस में कितना पुअर सिचुएशन है अन्य देशों की तुलना में। हंगर की बात करें तो हमें 2 टर्म को अच्छे से समझना होगा, अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों माल न्यूट्रिशन का ही भाग है। ओवर न्यूट्रिशन में आवश्यकता से अधिक न्यूट्रिशन को हम ले लेते हैं, जिससे ओबेसिटी हो जाता है। अंडर न्यूट्रिशन में किसी भी फॉर्म ऑफ डिफिशियंसी, विटामिन्स, मिनरल्स इत्यादि। स्टूडेंट्स, अब हम फूड सिक्योरिटी सिस्टम के पहले एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है बफर स्टॉक। ये बफर स्टॉक है क्या? भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अधिक होता है, यानी जरूरत से ज्यादा होता है। तो कई बार फार्मर्स को ये डर रहता है कि इतना फूड ग्रेन्स मार्केट में सेल हो पाएगा या नहीं। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फार्मर्स को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर वो चाहे तो हार्वेस्ट के बाद अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे केसेस में बोलती है कि अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो उन्हें अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP में सेल करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आखिर वीट, राइस खरीदने के बाद करती क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फूड ग्रेन्स को खरीदने के बाद ग्रेनरीज में स्टोर करती है, जिसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि एडवर्स कंडीशन में फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और मार्केट से भी कम प्राइस पर
यानी इशू प्राइस पर गरीब लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूरे प्रोसेस को एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरा करती है जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स कैसे पुअर लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये पूरा प्रोसेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मदद से होता है। हमारे देश में गवर्नमेंट लगभग 5.5 लाख राशन शॉप को रेगुलेट करती है। गवर्नमेंट इन राशन शॉप की मदद से गरीब लोग के बीच कम प्राइस में ग्रेन्स, शुगर, किरोसिन तेल बेचती है, सेल करती है। इन राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप का भी नाम दिया गया है। जिसके पास भी राशन कार्ड होता है वो इन राशन शॉप पर जाकर 35 केजी तक ग्रेन्स, 5 लीटर तक किरोसिन ऑयल एंड 5 केजी तक चीनी खरीद सकते हैं। इस लिमिट के सेट करने के प्रोसेस को राशनिंग का नाम दिया गया है। भारत में राशनिंग कैसे की जाती है? 1940s में ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी और 1960s के दशक में खाद्यान्न की काफी कमी हो गई थी। उसके बाद 1970s में NSSO के द्वारा पॉवर्टी को एनालाइज किया गया और 3 मुख्य फूड सिस्टम कार्य करना शुरू किया। बंगाल फैमिन के बाद राशनिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था और 60s में फूड शॉर्टेज की स्थिति का सामना करना पड़ा। तो पॉवर्टी और फूड शॉर्टेज की स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 डिफरेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया। पहला है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेकेंड इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। फाइनली 1977 से 78 में फूड फॉर वर्क को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाया गया और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी चलाया गया। पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आपस में इंटर रिलेटेड है। तब से हमारी गवर्नमेंट हर साल नए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि मिड डे मील स्कीम और भी कई सारे। अब इस टेबल को देखिए। इस टेबल से हमें पीडीएस की स्टेटस के बारे में पता चलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया में 1992 से पहले इंडिया के सभी लोगों के लिए पीडीएस की मदद से कम प्राइस पे फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसका मुख्य उद्देश्य था पीडीएस के तहत ग्रेन्स को रिमोट एरियाज और बैकवर्ड एरियाज में पहुंचाना। इसके बाद 1997 में गवर्नमेंट ने टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सारे एरियाज के गरीब लोगों तक पहुंचाना। 2000 में गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम इंट्रोड्यूस किया, अंत्योदय अन्न योजना AAY और अन्नपूर्णा स्कीम APS। इन स्कीम से गवर्नमेंट चाहती थी कि गरीब लोगों के साथ साथ गरीब बूढ़े यानी सीनियर सिटीजन के बीच कम प्राइस पर फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। गवर्नमेंट इन स्कीम को इंट्रोड्यूस करने के बाद भारत में हंगर और फैमिन की सिचुएशन में काफी रिड्यूस हुआ है। फूड सिक्योरिटी सिस्टम आने से यहाँ के फार्मर्स की
इनकम भी बढ़ी है। Now, what are the benefits of public distribution system? पहला है, ये किसानों को इंसेंटिव देता है। दूसरा, मूल्य को स्टेबलाइज करता है। तीसरा, गरीब जो ऊंचे दाम पर खाद्यान्न नहीं खरीद पाते हैं, उन्हें कम दाम पर खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। चौथा है, किसानों को एटलीस्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। पांचवा, जहां प्रोडक्टिविटी अधिक है, वहां से कम प्रोडक्टिविटी वाले क्षेत्रों में सप्लाई किया जा सके। Now, what are the criticism of public distribution system? Students, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ग्रेनरीज में बहुत ग्रेन्स ओवरलोडेड हैं, लेकिन फिर भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी भूखे सोते हैं। दूसरा, FCI की ग्रेनरीज में कैपेसिटी से ज्यादा ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, जिसके कारण हर साल बहुत सारे फूड ग्रेन्स खराब हो जाते हैं। थर्ड, राइज इन कैरिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ज्यादा फूड ग्रेन्स को स्टोर करने से कैरिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होती जा रही है। चौथा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अधिक होने से भारत का हर किसान यही सोचता है, यही कोशिश करता है कि वो चावल और गेहूं को ही कल्टीवेट करे, लेकिन इससे मार्केट में बाकी फूड ग्रेन्स की कमी हो सकती है। पांचवा, हम सब जानते हैं कि वीट और राइस को कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है। जब इंडियन फार्मर गेहूं और चावल पे ही ज्यादा फोकस करेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। पीडीएस के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, तो आइए इसे जानते हैं। सबसे बड़ा डीमेरिट तो ये है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ डीलर अच्छे क्वालिटी के फूड ग्रेन्स को मार्केट में सेल कर देते हैं ताकि वहां से वो अर्न कर सकें, और जो पुअर क्वालिटी के फूड ग्रेन्स होते हैं उसे शॉप के द्वारा सेल करते हैं, राशन शॉप के द्वारा। इससे गरीब लोगों को पुअर क्वालिटी का ग्रेन्स मिलता है, जिससे उनका हेल्थ भी इफेक्ट होता है। दूसरा डिमेरिट है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कुछ डीलर्स राशन शॉप को रेगुलरली नहीं खोलते। इसका रिजल्ट क्या होता है कि पुअर लोगों को, गरीब लोगों को रेगुलर बेसिस पर फूड नहीं मिल पाता है और उन्हें भूखे सोना पड़ता है। इन दोनों डिमेरिट से हमें पता चलता है कि पुअर मैनेजमेंट और करप्शन के कारण पीडीएस इनइफेक्टिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा फूड इनसिक्योरिटी को सॉल्व करने के पीछे कोऑपरेटिव्स का मेजर रोल रहा है। कोऑपरेटिव यानी वो प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं, बल्कि सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना होता है। फूड सिक्योरिटी के केस में कोऑपरेटिव का उद्देश्य है गरीब लोगों के लिए कम से कम प्राइस पर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब आप कोऑपरेटिव का मतलब तो समझ गए होंगे, लेकिन आइए अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तमिलनाडु। तमिलनाडु में 94% फेयर शॉप्स को कोऑपरेटिव ही रेगुलेट करती है ताकि तमिलनाडु का कोई भी आदमी भूखा न रहे। दूसरा एग्जाम्पल हम मदर डेयरी का देख सकते हैं। मदर डेयरी ने दिल्ली में कस्टमर के लिए वेजिटेबल्स और मिल्क को कम प्राइस में उपलब्ध कराया है। तीसरा एग्जाम्पल अमूल। इंडिया में व्हाइट रेगुलेशन लाने वाला और कोई नहीं बल्कि अमूल ही है। इस कोऑपरेटिव का हेडक्वार्टर गुजरात में सिचुएटेड है। चौथा एग्जाम्पल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS
ने एनजीओ को ग्रेन बैंक सेटअप करके दिए। अब ये ग्रेन बैंक्स क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रेन्स को बफर स्टॉक में स्टोर करती है, उसी तरह हम लोकली भी ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, जिसे ग्रेन बैंक कहा जाता है। एडीएस से महाराष्ट्र में फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इन चारों एग्जाम्पल्स को समझने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर हमें अपने देश से फूड इनसिक्योरिटी के प्रॉब्लम को खत्म करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ कोऑपरेटिव का भी सपोर्ट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन हैव अ गुड डे।